नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और रात के 9 बजे दिन भर की तमाम अहम खबरें डिकोड करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। खबरें केवल उतनी नहीं जितनी दिखती हैं, बल्कि हर खबर के पीछे एक असल खबर छिपी है और इसे इस वक्त हम इस बुलेटिन में डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z। और आज सबसे पहले सबसे काम की खबर आम लोगों के लिए, वो भी छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को एक बार फिर से झटका लगा है। 35 ट्रेनों को अगले और 15 दिन के लिए कैंसिल रखा जाएगा। इसमें 22 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 12 लोकल ट्रेनें हैं। नए आदेश के मुताबिक अब 9 जुलाई तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। इसके पहले 24 मई तक इन ट्रेनों को रद्द रखने का फैसला था। कहने का मतलब यह कि अब अगले और 15 दिन यात्री परेशान होंगे, आप हमको दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। 27 मार्च से यह सिलसिला शुरू हुआ था जो अब तक चल रहा है और इस बाबत जो आदेश है SECR जारी कर चुका है, यानी अगले और कुछ दिन तक आपको इन कैंसिल ट्रेनों की सूची अच्छी तरह से ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए, वैसे ये बात दिक्कत की थी, परेशानी की, और एक परेशानी इस वक्त सियासी तौर पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में आज का दिन बहुत तेजी से घटनाक्रम को आगे बढ़ाता दिखा। बागियों ने खुली चिट्ठी लिखकर बगावत का कारण बताया, तस्वीरें जारी कर अपनी ताकत दिखाई। उद्धव खेमे ने नरमी जताई, भाजपा ने सरकार बनाने का खुला ऑफर दिया। कुल मिलाकर सरकार का संकट कम होने के बजाय बढ़ता दिखा। महाराष्ट्र में सियासी संकट का आज तीसरा दिन था। बागी विधायकों की तरफ से खुलकर बगावत का ऐलान हुआ। आज बागी विधायकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें 40 से ज्यादा विधायक एक साथ नजर आए। साथ ही संजय सिरसाट नाम के विधायक ने उद्धव ठाकरे के नाम एक ओपन लेटर भी लिखा, जिसमें उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। इस खत में शिवसेना विधायकों और मंत्रियों को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया गया। साथ ही उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो NCP और कांग्रेस के विधायकों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कुल मिलाकर आज ये साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ पार्टी में लंबे समय से असंतोष पनप रहा था। वहीं आज शिवसेना नेता संजय राउत ने ये बयान देकर चौंका दिया कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले बागी मुंबई वापस लौटें। कहने का मतलब ये कि उद्धव ठाकरे फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र का सियासी संकट बहुत कुछ कहता है, समझाता है। आज जो घटनाक्रम हुआ उनसे तस्वीरें साफ हैं, बस इंतजार उनके जमीन पर पूरा होने का है। बागियों ने जो मैसेज दिया है, जरा इस बात को आप भी डिकोड करें। पहला संदेश तो यह है कि उद्धव ठाकरे की कार्यशैली से उनके अपने विधायक, उनकी अपनी पार्टी के विधायक नाराज चल रहे थे। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में पनप रहे असंतोष को भांप ही नहीं पाए, और अगर भांपा तो उस पर एक्ट नहीं किया। बागी हो रहे शिंदे से वो खुद दूर होते चले गए। उद्धव ठाकरे मिलनसार नहीं हैं, जैसा कि आज के दौर के एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए। ऐसा कई बार दिखा, अब की बार खुलकर उनके लिए एक दिक्कत ये लेकर आया। सबसे बड़ी वजह यह कि NCP कांग्रेस से समझौता कर शिवसेना ने जब से अपनी सरकार बनाई, इसे शिवसेना की मूल विचारधारा से एक समझौता करार दिया गया था। एक आम शिवसैनिक इस बात को पचा नहीं पा रहा था। अब गेंद बागियों के हाथ में, उनके पाले में। ज्यादातर मौके, चांसेस वो बागियों के पक्ष में है। ऑप्शंस उद्धव ठाकरे के पास कम दिखते हैं। इंतजार करना होगा कि अगला कदम दोनों पक्षों का क्या होता है, पहले कौन कदम बढ़ाता है। अब बात मध्य प्रदेश की। निकाय चुनाव में प्रचार, इसका शोर थम गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अगले प्रचार में जुट चुके हैं। कांग्रेस कल से आपका कमलनाथ आपके साथ इस अभियान को शुरू करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष कमलनाथ कल सिंगरौली से इस अभियान का आगाज करेंगे। सिंगरौली के बाद कमलनाथ 26 जून को सागर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। कमलनाथ 27 जून को सतना के टाउन हॉल में एक जनसभा करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले कमलनाथ इंदौर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को और जो आम जनता को तकलीफ हो रही प्रदेश में, उसके बारे में भी माननीय कमलनाथ जी लोगों को अवगत कराएंगे। खबर यह भी है कि कमलनाथ उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा समेत बाकी के नगर निगमों में भी कार्यक्रम, रैली, रोड शो और सभाएं करेंगे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस साफ होती जा रही है। महाराष्ट्र की हालत भी अब आपके सामने आ गई है। जनता कांग्रेस से ऊब गई है, क्योंकि कांग्रेस जनता से कट गई है। कांग्रेस ने सबसे पहले मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन चुनाव प्रचार में बीजेपी से पिछड़ती दिख रही। तो कमलनाथ अब निकाय चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, जरा इस बात को डिकोड करें।
निकाय चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे विधानसभा पर असर डालेंगे, एक माहौल बनाएंगे, एक माहौल स्पष्ट करेंगे। कमलनाथ को अपने 15 महीने के शासन का फीडबैक मिलेगा, कितना असर उसका अब तक बचा है ये पता चलेगा। कमलनाथ के लिए ये वाकई साख का सवाल है। आप ये बात अच्छी तरह कह सकते हैं कि इन चुनाव में कमलनाथ अपनी लोकप्रियता को साबित करना चाहते हैं। कितने सफल होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन इसके लिए कसर वो कोई छोड़ना नहीं चाहते। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होगा। सत्र 27 जुलाई तक चलने वाला है, जिसमें 6 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पिछला साल अगर आप देखें 2021 में जो मॉनसून सत्र था वो 26 से 30 जुलाई तक का था और तब छोटी अवधि को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। विधानसभा सत्र के बीच में 21 जुलाई को अब की बार राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। देश को नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए 18 जुलाई को विधानसभा परिसर में मतदान भी होना है। काफी महत्वपूर्ण सत्र होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने अधिसूचना जारी की। उसके मुताबिक सत्र में वित्तीय कार्य के साथ शासकीय कार्य भी संपादित होंगे। विधानसभा की बैठकें 20, 21, 22 जुलाई को होंगी। 23, 24 को शनिवार रविवार का अवकाश होगा और फिर 25 से 27 तक 3 दिन 3 शेष बैठकें होंगी। 5वीं विधानसभा का ये 14वां सत्र है। कई मुद्दे इसमें उठ सकते हैं। विपक्ष इनकी तैयारी शुरू कर चुका है। अब देखना होगा कि वो जमीन पर किस तरीके से इस तैयारी को अंजाम देता है, कितनी तीखे सवाल उठाता और कैसे सत्ता पक्ष उनका सामना करता। फिर से बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव बड़ी बात है। निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज प्रत्याशियों के साथ एक मीटिंग की और टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने पर खास फोकस किया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में निकाय चुनाव में संगठन की एकजुटता और पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के बल पर ये चुनाव जीतेगी। इस बात को ध्यान में रखिए कि आप कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन आपको सबके सहयोग की जरूरत है। जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है, माननीय कमलनाथ जी के सख्त निर्देश हैं संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को कि उनका पूरा सम्मान बनाए रखें। कमलनाथ ने टिकट न मिलने वाले दावेदारों को समझाइश दी। कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा उठाया और टिकट नहीं मिल पाने का उन्हें बहुत दुख है। कमलनाथ ने प्रत्याशियों से कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। आप उन्हें मनाएं, जरूरत पड़े तो उनके पांव पड़कर अपने साथ लाएं। तो एमपी में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार जोरों पर है और इसमें अब खुद कमलनाथ उतरने वाले। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कांग्रेस अब इस कोशिश में भी है कि डैमेज कंट्रोल वक्त रहते कर लें। भोपाल में जो बैठक थी इसी एजेंडे पर थी और ये एजेंडा, इसके पीछे के क्या प्रयास हैं, जरा इस बात को समझें, डिकोड करते हैं। कांग्रेस जानती है कि निकाय चुनाव में बागी प्रत्याशी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, नाराज कार्यकर्ता पार्टी को डैमेज कर सकते हैं और ऐसे में ये बैठक उसी उद्देश्य से थी कि किसी भी तरह से नाराज कार्यकर्ताओं को आप अपने पाले में लाएं, मना लें वक्त रहते। निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए 2023 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लिहाजा कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी को खत्म करना एक चुनौती भी है और जरूरी भी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे और कौन और कितनी जल्दी से अपने निकट वाले कार्यकर्ताओं को मना पाता है, जैसा कमलनाथ ने कहा है। चलिए अब बात राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से बन गई। इसके बाद आज इसका जश्न भोपाल में दिखा। बीजेपी ऑफिस में इसका जश्न मना। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि जो किसी ने सोचा न था वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। किसी ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया। जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन
एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, राष्ट्रपति होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, आदिवासी गौरव दिवस की शुरुआत से ही इस फैसले की नींव पड़ गई थी। गौरव दिवस की शुरुआत की थी, अरे नींव उसी दिन पड़ गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कार्यक्रम में सीएम समेत सभी नेताओं ने आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। तो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में जश्न मना है। एक तगड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष वी डी शर्मा पूरी तरह से आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। लेकिन मध्य प्रदेश में जश्न क्यों मना, डिकोड करते हैं इसे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी का कोर वोटर इनको बनाने की पूरी कोशिश पहले भी हुई है और आगे इनको बढ़ाना है। सिर पर निकाय चुनाव है, पार्टी इसका जिलेवार लाभ ले सकती है। आदिवासी समुदाय में सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान खासे लोकप्रिय हैं। पिछले कुछ और आप आयोजनों को याद करें। साथ ही जनजातियों के लिए सूबे में कई योजनाएं इस वक्त प्रदेश की सरकार चला रही और यह वजह है कि आगे पार्टी को इसका पॉलिटिकल फायदा मिले, वक्त रहते मिले। इस बात की संभावना भी है और इसी बात को लेकर के इस तरह के तमाम आयोजन हो रहे हैं और आज का आयोजन भी उसी कड़ी में दिखा है। अब बात करते हैं इसी खबर से जुड़े छत्तीसगढ़ के कनेक्शन की। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है उसको लेकर के एक बयान और बयान पर प्रतिक्रिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ईडी को लेकर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन, साथ ही राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सीएम बघेल के बयान पर पलटवार किया। आज कांग्रेस ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रामक है। कल सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। आज नेता प्रतिपक्ष ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार किया। ईडी के खिलाफ में दिल्ली में जाके आपने प्रदर्शन कर लिया और प्रदर्शन करने के बाद भी आपको मालूम है कि कोई छोना जाना है नहीं। छत्तीसगढ़ के जनता को दिग्भ्रमित करने का काम भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के मसले पर धर्मलाल कौशिक ने भूपेश बघेल के सवालों के जवाब दिए। एक आदिवासी और उसके साथ में महिला, ये प्रत्याशी राष्ट्रपति का बनाए गए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा संदेश भी गया है। देखना होगा नेता प्रतिपक्ष की ये अपील कितनी कामयाब होती है। तो बयान नई बात नहीं है, आरोप पलटवार नई बात नहीं। सिलसिला तो राजनीति में चलता रहा है, कभी रुकेगा नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम पर पलटवार किया, एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट देने की अपील की, लेकिन वोट देने की अपील के अपने मायने। डिकोड करते हैं इसे। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी स्टेट है, आदिवासी बहुसंख्यक यहां वोटर है। बीजेपी को खुद को आदिवासी वर्ग का करीबी और हितैषी साबित करने का एक मौका है। बीजेपी कांग्रेस को आदिवासी वर्ग का विरोधी साबित करना चाहती है और ऐसे मौके पर इस तरह के बयान इसमें मददगार हो सकते हैं। वैसे अभी राष्ट्रपति चुनाव का समय चल रहा है, देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि पूरी तरह से वॉकओवर नहीं है। एक चुनौती तो है, लेकिन संभावनाएं जहां हैं वो आप भी समझते हैं। वैसे अब नेताओं की अगर आप बात करें तो आप भी देखते हैं कि नेता जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो कहते नहीं करते वो डेफिनेटली उनके बयानों में नजर आता है। एमपी के निकाय चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नेपोटिज्म, परिवारवाद से तौबा तो बहुत होती, बयान तो बहुत आते हैं, पर जब टिकट देने की बारी आती है तो ये खुलकर सामने दिखता है। नेताओं के वादे, सारे इरादे महज दिखावा होते हैं। एमपी में निकाय चुनाव में ये जाहिर भी हो गया। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ की कुल 66 वार्डों में से 33 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पार्टी ने यहाँ 4 महिला नेताओं को प्रत्याशी बनाया। बाकी वार्डों में पूर्व पार्षदों की पत्नियों को टिकट दिया। हैरानी की बात यह कि इनके पति या परिवार के लोगों पर गंभीर आपराधिक केस होने के बाद भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। तो भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन महिला कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है उन सभी ने महिला मोर्चों में काम किया है। बीजेपी से इतर कांग्रेस के टिकट वितरण का फॉर्मूला जीत कर रहा। पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया जिनमें बीजेपी को हराने का मादा दिखा। जो सरकार में है या सत्ता में है, जो लोगों के लिए काम करेंगे जन कल्याणकारी, वो स्वच्छ छवि के लोग होने चाहिए, जिससे कि आगे सुचिता है राजनीति में। वैसे परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में विरोध देखने को मिल रहा है।
तो इसीलिए हमने कहा ना, जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं और जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। एमपी निकाय चुनाव में बीजेपी की परिवारवाद वाली जो चीज है वो खुलकर सामने आ गई। इसको लेकर सूबे में सियासत तेज है। पार्टी परिवारवाद को लेकर भले ही सख्त बयान देती हो, लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी भी आज इसकी जद में है, या ये कहें कि इससे बचना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। ये कहना गलत नहीं होगा। खैर, क्यों कोई पार्टी इससे बच नहीं सकती, जरा इसको भी समझें, डिकोड करते हैं। एमपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने कई पूर्व पार्षदों की पत्नियों बेटों को टिकट दिया। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखी, तो पार्टी के बागी भी इस मुद्दे पर अपनी पार्टी बीजेपी को जमकर घेरते दिखे हैं। वहीं कई बार सूबे के सीएम भी परिवारवाद के खिलाफ सख्त बयान दे चुके हैं, लेकिन टिकट वितरण ने एक बार फिर पार्टी के इस परिवारवाद वाले साथ को असर को सामने ला दिया। चलिए, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पार्टी को लेकर, पार्टी के परिवारवाद की परिभाषा को लेकर के भले एक तरफ बयान हो, लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही सच है कि पार्टियां इसको छोड़ नहीं पाती, उनकी अपनी सियासी मजबूरियां। वैसे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में चुनाव का प्रचार आज दोपहर 3 बजे थम चुका है। 25 जून को सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं विकासखंड स्तर पर होने वाली मतगणना 28 जून को होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य पदों के परिणाम एक साथ 14 जुलाई को होंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नरसिंहपुर और हरदा जिले में पंचायत चुनाव पहले चरण में पूरा हो जाएगा। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतें, 8,702 ग्राम पंचायतें यहां चुनाव होना है, जिनमें 1,49,23,165 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। चलिए, यहां यह बात समझना जरूरी है कि पंचायत और नगर निकाय में जिसका कब्जा हुआ, आने वाले वक्त में 23 में वो फतह कर सकता है, और इसीलिए दोनों दल अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब बात भिलाई स्टील प्लांट की, जिसके अंदर दुर्घटनाएं थम नहीं रही। बुधवार रात को एक बार फिर से एक हादसा हुआ। इस बार बार एंड रॉ मिल में आग लग गई और ये इतनी भीषण थी कि कई घंटे लग गए इसे मशक्कत से बुझाने में। बीएसपी के प्लांट के अंदर बार एंड रॉड मिल में रोज की तरह प्रोडक्शन का काम जारी था। कल बुधवार को रात 9 बजे के करीब यहां अचानक आग लग गई। आग को देखते ही वहां काम करने वाले कर्मचारी भागने लगे। वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत इसकी सूचना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को दी गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आई। लगभग 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पीआरएम के मुताबिक बीजीबी लाइन 2 के सेलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने से मिल का हाइड्रोलिक लुब्रिकेशन लाइन का पाइप जल गया और इसकी चपेट में आने से सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी जल गए। आग से करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। इस आग में इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है। तो हादसा भीषण था। गनीमत यह कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी हुआ। आग लगने से उत्पादन ठप हुआ है। मिल में 12 mm के सरिये का उत्पादन हो रहा था। अब वक्त लगातार इन हादसों को समझने का, डिकोड करने का। 1 जून को भिलाई स्टील प्लांट के 6 महीने से बंद पड़े ब्लास्ट फर्नेस 7 में अचानक आग लग गई। 2 ठेका श्रमिक बुरी तरह झुलसे, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। इसी तरह फिर 2 दिन बाद 3 जून शुक्रवार को SMS2 के कन्वर्टर 3 में ब्लास्ट हुआ। पिघले हुए लोहे के छींटे से वहां काम करने वाले 3 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। 4 जून को भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप में हॉल्ट मेटल में जाते समय जो लेडल था वो गिर गया और एक बड़ा धमाका हो गया। 4 कर्मचारी उसमें भी झुलस गए। फिर 9 जून को हादसा हुआ। दोपहर को संयंत्र में स्टील मेल्टिंग शॉप क्रमांक 2 के कन्वर्टर क्षेत्र में कार्य के दौरान ठेका श्रमिक अर्जुन कुमार की हादसे में मौत हो गई। सिर पर लोहे की भारी भरकम चेन गिर गई थी। कुल मिलाकर ये पूरी सीरीज, ये पूरी घटनाएं ये बताती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहां नेग्लिजेंसी। लगातार होते हादसे बताते हैं बीएसपी प्रबंधन को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। साफ है कि बीएसपी प्रबंधन लगातार हादसों से कोई सबक नहीं ले रहा, यह बार बार इससे पता चलता है। अब खबर भाषा संस्कृति के संरक्षण से जुड़ी है, जो छत्तीसगढ़ के पखांजूर से आई है, जहां रहने वाले बांग्ला भाषियों ने स्कूलों में बांग्ला फिर से पढ़ाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के पखांजूर क्षेत्र में कुल 133 बंगला भाषी गांव हैं, जिनकी आबादी 2 लाख से भी ज्यादा है। इन गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके बच्चों को
बांग्ला भाषा की शिक्षा दी जाए। पाठ्यक्रम में बांग्ला भाषा को शामिल किया जाए। हम चाहते हैं जो हमारा प्रयागराज में प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक बांग्ला शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाए और हमारा मातृभाषा को बरकरार रहे। आपको बता दें कि जब बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को पखांजुर क्षेत्र में बसाया गया था, तब स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 11 तक बांग्ला भाषा पढ़ाई जाती थी। लेकिन बाद के सालों में बांग्ला भाषा के शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई और आज कई साल बीत गए। स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई बंद हो चुकी है। लंबे समय से क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोग गांव के स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो एक बड़े वर्ग की मांग है। इस मांग के पीछे अपना तर्क है। कुछ व्यवस्थाएं करनी थी जो वक्त पर नहीं की गई, जिस वजह से पढ़ाई रुक गई। लेकिन अब दोबारा कब शुरू हो पाएगी किसी को पता नहीं। फिलहाल इनकी मांग पर क्या संवेदनशीलता से विचार होना चाहिए, ये भी सोचना है वहां के अधिकारियों को और पूरे वर्ग को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी दिन भर की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।